नेशनल इनकम यानी राष्ट्र की आय, नहीं ऐसे है ना, ऐसे क्या है, राष्ट्रीय आय ऐसे लिखा है। यानी राष्ट्र की आय क्या है, तो राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की आय तो होगी ना, कि अलग से उसकी आय हो जाएगी, ठीक नहीं होगी ना। राष्ट्रीय आय का कहने का मतलब क्या है, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की आय, तो उसी को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का छोटा सा एक डेफिनेशन है, राष्ट्रीय आय वह आय होती है जो उस देश के नागरिकों के द्वारा जो अर्जित की हुई आय होती है, वही राष्ट्रीय आय होती है। देखो बहुत सिंपल है, राष्ट्रीय आय क्या होगी, जैसे मैं बोलूं एक क्लास की आय क्या है, ठीक है, इस क्लास के जितने स्टूडेंट है उनकी आय वो क्लास की आय हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देश में रहने वाले लोगों की जो आय होती है, औसत आय होती है, उसी को राष्ट्रीय आय है। बात समझ में आई, ठीक है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। देश के नागरिकों की औसत आय को नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ओके, अब एक ही चीज मत लिखा, जब बोर्ड भर जाए ना तो फिर आप अपना अपना लिखना चालू, समझ जाऊंगा, बोर्ड भर जाए तो मिटाऊंगा, है ना, तब लिखना, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो मिटाऊंगा नहीं, कि ऐसे लिख दिया उसको मिटा दिया, थोड़ा लिखते तक आप थोड़ा पेशेंस से समझे करें, मतलब एक एक ब्रेक ले लेके लिखा, ठीक है। तो छोटा लिख दिया हूँ, मैंने भूल गया था, आपका चश्मा नहीं है, बड़ा लिख दूंगा। तो नेशनल इनकम बता रहा था, नेशनल क्या, किसी देश के नागरिकों की औसत आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। पहले पहले अगर इतिहास अगर देखें तो सबसे पहले, अच्छा कितनी होती है ऐसे होगा ना, तो हर आदमी की, तो सबसे पहले इसका ना, इसका मूल्यांकन एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1868 की बात बता रहा हूँ, याद सुनना, हर एक चीज जो बता रहा हूँ क्लास में अभी इंपॉर्टेंट है, एक एक को याद भी करते चलना। क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले प्रथम बार किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। और कब की बात बता रहा हूं, तो अरे जब गुलाम थे हम लोग, हमारे दादा के दादा लोग ना अनपढ़ हुआ करते थे, तब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आय जोड़ दी, ठीक है, राष्ट्रीय आय जोड़ दी। ये जो दादा भाई नौरोजी बता रहा हूं, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए, ठीक है। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब बहुत बुजुर्ग थे। जब कांग्रेस, जानते हो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ना वही पंजाब वाला, तो जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। हम लोग भारत में रहते हैं ना, ये विदेश में, ठीक है, विदेश में अंग्रेजों के घर में रह के अंग्रेजों की बुराई करते थे, तो इतना डेयर था। कैसे करते थे, हमारे यहाँ लोकसभा होता है ना, राज्यसभा होता है, क्लियर है, ऐसे इंग्लैंड से हमने लिया है, वहां भी होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, समझ गए। लॉर्ड्स मतलब यार, इसलिए देखना ना, अंग्रेज जब आते हैं ना, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, ये सब कहां से आते थे, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आते थे। लॉर्ड का मतलब था मालिक, माई बाप, ठीक है, हिंदी में सुने हो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, ऐसे नहीं सुने हो क्या, सुना। तो लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब, इसका सीधा सा मतलब समझना कि वो राज्यसभा से उठकर आते थे, राज्यसभा में बैठे हैं, हाँ तुम जाओ वहां पर जाके अच्छा पैसा कमा के लाना, ऐसे करते बोलते आते थे, तो लॉर्ड लगा रहता। यहीं पर दादा भाई नौरोजी अपॉइंट थे, यहीं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे, कॉमन्स में नहीं थे, ठीक है। और यहीं से ना उन्होंने बताया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, गंगा नदी का पानी ले रहे हैं और वहां की टेनेसी नदियां वहां पर स्पंज से निचोड़ रहे हैं, ऐसे करके बताया, एकदम खुल के बताया संसद, पूरा लूटा जा रहा, वहां से स्पंज डाल रहे गंगा नदी में और टेनेसी नदी में निचोड़ दे रहे, ऐसे करके उन्होंने समझाया। अब क्लियर कर नहीं बोल सकते ना, छोटा वैसे कर, है ना, सिंपल ऐसे समझाया। और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन मतलब का एक बुक लिखी थी, नाम भूल रहा हूँ, बस उसी में उन्होंने जिक्र किया था, आपका 20 रुपया था, कितना था आय कितनी थी जी, 20 रुपया, हाँ, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ऐसे बुक का नाम, ठीक है।
तो या आपसे ऐसे पूछेगा नेशनल इनकम की सबसे पहले गणना किस भारतीय किसने की थी, ऐसे करके किसे की देखते हो। इतना कठिन थोड़े है यार, याद भी तो हो जा रहा होगा, है ना। दादा भाई नौरोजी जी ने कितना रुपया बताया था, 20 रुपया हो, 20 रुपया, ठीक है। कितना रुपया, 20 रुपया बन जाएगा। कब घटा कितने, उसके बाद और भी लोगों ने फिर धीरे 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 किया, कुछ अंग्रेजों ने भी किया, मगर लास्ट में एक याद रखना है, एक तो 1949, कब याद रखना है, 1949। तो 1949 में आजाद भारत ना, 1949 पीसी महान लोविस, ठीक है। देखो उसके बाद ना 1949 में एक व्यक्ति थे, इनका भी नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा, उसका नाम था पीसी महान लोविस। क्या नाम था, पीसी, अरे सब साउथ वाले हैं, सब दिमाग वाले, पीसी महान लोविस। तो पीसी महान लोविस ने की अध्यक्षता में एक हमारा नेशनल इनकम के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने भी हमारे नेशनल इनकम 246 रुपए के आसपास नापी। तो याद रखेगा आजाद भारत में कौन आ जाएगा, नेशनल इनकम, और सबसे पहला बन जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा सा इतिहास, ठीक है। और सुने, नेशनल इनकम अगर अगर नापना है, जानना है, तो इसकी जो मतलब इसको जो गणना वगैरह होता है वो सीएसओ करती है। कौन करता है, सीएसओ। स्थापना हुई थी 2/5/1951, सीएसओ, ठीक है। नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, तो सीएसओ करता है। सीएस 3 संस्थाएं बताऊंगा, ठीक है, सीएसओ, एनएसएसओ और एनएसओ, ठीक है। ये सब याद रखना। नेशनल इनकम की गणना करता कौन करता है, ठीक है, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम, फुल फॉर्म, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई, ठीक है। ये तो गणना करता, क्या करना है, ठीक है, मगर उसके लिए डेटा भी तो चाहिए होगा ना। तो डेटा कहां से आएगा, तो डेटा जुटाने का काम एनएसएसओ करता। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, कहां है, तो और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। कहां है, कोलकाता। और एक और आप याद रखिएगा, 1, 2 और 3 जारी करता, एनएसओ, ठीक है। तो ये पूरा याद होना चाहिए। अच्छा देखो, गणना करना है तो भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना आया कितना गया सब करना पड़ेगा कि नहीं, डेटा जुटाना पड़ेगा। इतना आसान तो है नहीं, अब सबसे पूछना पड़ेगा भाई कितना कमाते हो, नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। पहले सच बताएंगे, पहले झूठ बताएंगे, झूठ बताएंगे तो बैंक अकाउंट देखना पड़ेगा। आ रहा समझ। तो यहीं पर देखो, सबसे पहले आपका एक संस्था बनाई थी सीएसओ, अभी भी है। ये गणना करने का काम किसका है, फुल फॉर्म सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये गणना करती है, अब घूम घूम कर डेटा जुटाएगा कौन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल क्या करती, सैंपल कलेक्ट करती, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डेटा उसको जारी करने का काम करती है। कौन जारी करता है, याद रखिएगा, जारी करता है एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जैसे देखना, वित्त मंत्रालय होता है ना, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय, वही चीज, वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय लिख देता हूं। वित्त मंत्रालय होता ना, कौन है वित्त मंत्री, अभी श्री सतीश सीतारमन जी है ना। तो जो निर्मला सीतारमन जी है उन्हीं के अधीन ये काम करेगा, और वो रहेंगी, और ये इनके अधिकारी लोग रहेंगे, इन लोग डेटा जारी करेंगे, ठीक है। या इकोनॉमिक सर्वे होगा ना, तो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एनएसओ जारी करता है, एनएसओ की साइट पे जाके आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है। फिर समझे 300। तो नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का आधार बेस 2 बेसिस होते हैं। कितने बेसिस होते हैं, 2। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कितने बेस यूज करते हैं हम लोग, कितने आधार यूज करते हैं,
दो आधार यूज करते हैं। दो आधार में से देखिए, याद रखिएगा, पहला होता है एक आपका क्या होता है, दूसरा क्या होगा, तो दो आधार। कितने बेसिस होते हैं, दो बेसिस होते हैं। ये सब आप लोग सुनते होंगे रोज, स्थिर मूल्य पर इतना पैसा, चालू मूल्य पर इतना पैसा, ये सब बात समझना है ना क्या होता है, समझ लो। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितने बेसिस होते हैं, कितने आधार होते हैं, दो। एक तो स्थिर मूल्य पर गणना की जाएगी और दूसरा चालू मूल्य पर गणना की जाएगी। ठीक है। स्थिर मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य क्या होता है, किसी वित्तीय वर्ष को, अब यहां पर आ गया स्थिर मूल्य क्या होता है, किसी वित्तीय वर्ष को आधार मानकर गणना करना। ठीक है, इसको बोलेंगे स्थिर मूल्य क्या है, किसी वित्तीय वर्ष, किसी एक वित्तीय वर्ष। अब यहाँ पर समझिए वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष कहने का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से, मध्य प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक। ठीक है, भारत का और छत्तीसगढ़ का भी कब से स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 बन जाएगा। मध्य प्रदेश ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष आना है, आरबीआई जानते हो, आरबीआई का 1 जुलाई से कब से है, 1 जुलाई से 30 जून है। वैसे किसानों का पूछ लेगा, किसानों का वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है, वो भी 1 जुलाई से चालू होता है। कब से चालू होता है, ये सब पूछ सकता है ना। वित्तीय वर्ष तो सामान्य क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, सब जान रहे हैं। आरबीआई का कब से चालू होता है, तो किसानों का कब से चालू होता है, बन जाएगा। अरे धान रोपाता ना तभी चालू होता उनका। ठीक है, 1 जुलाई से बन जाएगा। और मध्य प्रदेश का बनेगा, सब वाला अपना अपना करते हैं। आपका ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह उनका भी 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। चलो अब क्या हो रहा है, एक वित्तीय वर्ष को आधार मानकर जब हम गणना करते हैं ये, तो उसको क्या होता है, स्थिर मूल्य। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष को मान लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग गणना करते हैं। और उसका बेस क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। बेस क्या होगा, गणना करने का बेस क्या होगा, उस वित्तीय वर्ष में ना जो चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, जो आपके पैसे रुपए में ना एक आपका ग्रोथ आई होगी, सडन ग्रोथ आई होगी, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर को मानते हैं। अरे स्थिर मूल्य अभी तक 7वां चल रहा है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नंबर का चल रहा है, सुनो पहले, स्थिर मूल्य पर गणना जब करते हैं ना, तो एक फाइनेंशियल ईयर को बेस मान लेते हैं। पहला कौन सा था, 1948-49 को बेस माने। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते 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 2004-5 आया, उसके बाद 2011-12 7वें नंबर का है। अभी कौन सा है, अगर बोले हम लोग अभी स्थिर मूल्य पर कुछ वर्ष से काउंट करते हैं तो 11-12। आपके मन में ये नहीं आ रहा कि सर क्यों ऐसे, क्यों 11-12 क्यों 12 क्यों नहीं लगी, है ना। तो देखो उसका कारण बता रहा हूं बिना पूछे। इसका कारण ये है कि 2011-12 में जो ग्रोथ है ना, वो अलग, मतलब ज्यादा ग्रोथ ज्यादा हुई थी। इसीलिए क्या करते हैं, जब ग्रोथ ज्यादा होती है उस वर्ष को क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, एक स्थिर मूल्य मान लेते हैं। लेकिन मानने का कारण क्या है, देखो एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल है। अब कोरोना में 2 साल निकल गए ना, तो इसको आपका कभी भी हम लोग स्थिर मूल्य मानेंगे ही नहीं। थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं तो और समझ आएगा। इसको थोड़ा ऐसे समझो। मान लीजिए आपको क्या करना है, अपनी तुलना करनी, वही है ना, यही कर रहे हैं, इसमें भी तुलना करना है ना जी, तुलना करना है, ऐसे समझ। आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो क्या आप अपने से कमजोर व्यक्ति से तुलना करोगे कि अपने से ज्यादा व्यक्ति से तुलना करोगे? अगर मान लीजिए आप अपने से कमजोर व्यक्ति से तुलना करते हैं तो आपका मूल्यांकन जो है सही नहीं आएगा, नहीं आएगा, मन की संतुष्टि हो जाएगी। मगर ऐसे देश में थोड़े करेंगे। मान लीजिए ऐसे समझो ना, आप पढ़ाई करते हो
क्लास में बहुत होशियार लड़का रहता है, ठीक है, और उसी से तुलना करते हैं। वो 5 घंटा पढ़े, हम भी 5 घंटा पढ़े। उसके पास वो कलरफुल वाला बुक है तो मेरे पास भी वही बुक होना चाहिए, ऐसे बात तुलना होता है। तो हम लोग हमेशा अपने से अच्छे व्यक्ति से तुलना करते हैं ताकि क्या हो जाए, हम भी परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए। अगर नहीं करते होगे तो अगर कभी करना हो तो करना तुलना। वैसे तुलना करना ठीक नहीं है, सबका अलग अलग स्टेज होता है, मगर अगर एक ही परिपाटी पे है, सब स्टूडेंट है, एक ही क्लास में, सबका माहौल एक जैसा है और तुलना करना है तो अपने से अच्छे से करना ताकि आप ग्रोथ कर सके। सेम टू सेम इसमें भी हम लोग एक ऐसे वर्ष को चूज करते हैं जिसमें जीडीपी ग्रोथ हाई हो। क्या हो? इसी वजह से हमारा कंपेयर करने में आसानी होगा ना। अरे यार समझ में, ठीक है। तो इसीलिए ये 2011 वाला चूज करने का मतलब क्या है, इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रही होगी बाकी वर्षों के तुलना में। एक एग्जांपल से देखो ना, मान लीजिए 2019 20 20 21 21 22 और अभी 22 23 देखिएगा, 4 वर्ष है आपके पास ऑप्शन में और आप कहां बैठे हो, सीएसओ में बैठे हो। कहां बैठे हो? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बैठे हो ना। अब इसमें मान लीजिए कोरोना कहते हैं -7 आ गया, -7%, -28%, 2% और ये 8%। ग्रोथ है, ग्रोथ बता। आपको मौका दिया जाए तो आप किस वर्ष को चूज करोगे अपने से आगे आने वाले वर्षों से कंपेयर करने के लिए? किसको? किससे कंपेयर करोगे? हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे आप लोग, नहीं करोगे ना। इसे करोगे क्या? -28 से, ये -28 है, करोगे क्या इसे कंपेयर? क्यों नहीं करोगे? कारण बताओ ना कारण। क्योंकि ये क्या है, बहुत लो है, इससे कंपेयर करेंगे तो 1 रुपए पाओगे तो आप कितना प्लस हो गए। हम लोग अच्छे स्टैंडर्ड से करेंगे ना, तो इसमें अगर हमको बेस लेना तो किसको लेंगे? तो क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी हुई है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? हम लोग हमेशा ऐसे अवस्था को चूज करते हैं स्थिर मूल्य के लिए इसमें ग्रोथ क्या होती है। ये अप्लाई जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था वो बता रहा हूँ, पूछेगा नहीं आप। इन्होंने क्या किया, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, 14-15 में हुआ ये, 2014-15 में 2004-5 को चेंज किया और क्या कर दिया 2011-12। अगर पता है, अगर 2004-5 के अगर बेस पे कैलकुलेट करेंगे ना, हम लोग ना डेवलप हो जाएंगे। मोदी अगर डेटा 4-5 के ऊपर आ जाएगा ना, तो समझ के चलिए आप कि हमारा 2 लाख 3 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम आ जाए, बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे कंपेयर नहीं होता। उस समय 2004 में कैसी परिस्थितियां, ठीक है, और अभी की परिस्थिति अलग है, इसीलिए ये चेंज होते रहता है। इसीलिए अभी कौन से नंबर का है? 7। मगर एक क्वेश्चन और मन में आ सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो, सर ये 7 है, इसमें सबसे लंबा समय तक कौन सा संभल के रहा, मतलब सबसे लंबा समय तक कौन सा वित्तीय वर्ष रहा था स्थिर मूल्य के लिए? याद रखेगा, सबसे लंबे समय तक 2004-5 2004-5 का जो वित्तीय वर्ष है उसका जो बेस मानते हैं वो सबसे लंबा रहा, क्योंकि वो ग्रोथ रेट तोड़ना ना बहुत मुश्किल है। वो अटल बिहारी वाजपेयी का था 2004-5 ना। अरे अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर था बहुत। अब देखो जैसे ना मोदी जी जाएंगे और मान लीजिए 2024 में चलेगा, माना कि वैसे जाएंगे, एक टेन्योर तो अभी और लगेगा, ठीक। तो अभी ग्रोथ रेट कितना लेके जा रहे हैं? 8-9 है ना, ठीक है। जीडीपी में 5वें नंबर पे आ गया। अब जैसे बेस ईयर चेंज होगा, इसको तोड़ना फिर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि बीजेपी जब आती है ना तो उसमें ग्रोथ रेट में मतलब थोड़ा चेंजेस होते ही है। कांग्रेस में थोड़ा कम रहता है, बट फिर भी आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा ग्रोथ सबसे लंबे समय तक कौन सा रहा है? तो अब समझ में आया स्थिर मूल्य पे गणना कैसे करते हैं? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक साल को चूज कर लेंगे और उस साल से हम लोग देखेंगे कि हमारा पैसा कितना ज्यादा है कितना कम, ठीक है। ऐसे ही समझ लो ना, 2022 में मान लो आपका नौकरी लग गया और उस समय था 10 रुपये सैलरी, 10,000 मान लो 10,000, तो आप मान लो उसको बेस ईयर मान लेते हो 2025, 26, 27 गया 20,000 सैलरी हो, तो आपका गणना किसे कर रहे हो? 2022 से। तो जो बेस ईयर जो है ना उसको हम लोग मान लेते हैं। हमारा भारत का बेस ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 2011। कौन से नंबर का है? पहला कौन सा था? सबसे लंबे समय तक कौन सा बेस ईयर रहा? बन जाएगा इसका चालू मूल्य, ठीक है, चालू मूल्य। अब चालू मूल्य पर कैसे? तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना उसी मूल्य पे गणना करते हैं।
देखो ऐसे समझो, 2022 क्या चल रहा है, 2022 थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए इसको। 2022 मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपए, ठीक है, कितना सैलरी है, अब समझना आप थोड़ा सा। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल समझ में आया नहीं समझ आ जाए। और आपने डिसाइड किया है कि मेरे को कंपेयर करना, जैसे मेरी नौकरी लगी, मान लीजिए मेरी नौकरी लगी कब 2018, ठीक है, और 2018 में मेरी सैलरी थी 10 रुपए, ठीक है, तो कंपेयर करो आप, कितना ग्रोथ हो गया है इसमें, 90% का ग्रोथ हो गया, समझ पा रहे हैं? अरे इसमें कितना ग्रोथ हो गया, इसलिए सॉल्व नहीं होता कि आपको करना आसान हो जाए। हुआ 90% ग्रोथ हुआ, समझ, तो ये हो गया स्थिर मूल्य, ओके। और मान लो आज महंगाई अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आज आपके खर्चे और जो मिला दिया जाए तो ये जो 10 रुपए है उसकी वैल्यू आज 80 रुपए के बराबर हो जाती है, होती है ना। पहले कम 10 रुपए लेके जाते थे तो बहुत सामान आता था, अभी ढंग का एक चॉकलेट नहीं आता है, कई जगह समोसा नहीं मिलता 10 रुपया, अच्छी जगह खाओगे तो बोल रहा हूँ, अब टपरी वाला आप नहीं पता, अगर अच्छी जगह खाएंगे तो 10 रुपए में समोसा नहीं आता, नहीं आता ना। पहले 1 रुपए मिलता था, 2 रुपए, 3, 4, 5 हो गया, अभी 10 हो गया। तो अभी कंपेयर करोगे उस 10 का आज के मूल्य से तो 80 के बराबर आ रहा है। तो वही आप बताइए कितने का ग्रोथ हुआ है आपके सैलरी में, ये होता है चालू मूल्य। इसको देखते हैं आज के मूल्य पे कितना हो जाएगा, ठीक है, और उसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ, कितना का ग्रोथ हुआ है, ज्यादा आपको लग रहा है 100 रुपए, नहीं आप 20 रुपए ज्यादा पा रहे हैं, ऐसे समझे ना। पहले सैलरी किसी की अगर 5000 थी और 2-3 साल बाद अगर 10,000 हो गया तो समझ लेना उसका एक भी सैलरी नहीं बढ़ा, अभी भी रगड़े जा रहा है साइड होगी। तो उस समय 5000 की वैल्यू कितनी थी, आज उस समय आज 10 रुपए की वैल्यू उसकी बराबर आ रहा, समझ में होता है ना। पहले 100 रुपए आपके लिए बहुत हुआ करते थे, अभी 100 रुपए बहुत नहीं होते। चालू मूल्य पर ऐसे लिखा होता है, चालू मूल्य पे क्या होता है, महंगाई को देख लेते हैं कि ये जो रेट है आज का क्या पड़ेगा और उस रेट पर इसका कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं, ठीक है। हमेशा चालू रेट पे ज्यादा ही आएगा, ठीक है, चालू रेट पे बहुत ज्यादा आता है, तो लोग ना याद रखिएगा। मगर जो सांख्यिकी संगठन है स्थिर मूल्य को वैल्यू करते हैं, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहता है। इस वित्त वर्ष दूसरा पैसा, अगले वर्ष सेकंड दूसरा पैसा आ जाएगा, तो चालू वित्त वर्ष को कैलकुलेशन में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग इसको इग्नोर करते हैं, नहीं करना।